नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। बाजार में सुस्ती है, मंथली एक्सपायरी का दिन है, लेकिन क्या अद्भुत, शानदार या जो भी शब्द कहें वो कम है। जिस तरह की लिस्टिंग आज देखने को मिली, कल से और आज तक के बीच में जिस तरीके से आईपीओ लिस्ट हो रहे हैं, बहुत ही शानदार लिस्टिंग देखने को मिली। और जिस किसी की भी किस्मत खुली है, जिनको ये शेयर अलॉट हुए हैं, टाटा टेक्नोलॉजी खास तौर से, जिस तरीके से वहाँ पर हमने देखा कि शानदार रिटर्न आते हुए दिखाई दिए। एक दिन के अंदर 2 गुने से ज़्यादा का रिटर्न। बातचीत चल रही थी 800, 1000 यहाँ पर लिस्ट होगा, 100% प्रीमियम पे होगा, लेकिन क्या शानदार लिस्टिंग, 1300 के ऊपर कामकाज करता हुआ। तो शानदार मजबूती यहाँ पर देखने को मिली है। कल इड्रा की लिस्टिंग हुई, काफ़ी शानदार देखने को लिस्टिंग मिली, वहाँ पर भी 2 गुने हो गए हैं पैसे, 100% का रिटर्न जो है देखने को मिला है। गंधर्व की काफ़ी शानदार लिस्टिंग हुई है, 80% से ज़्यादा का प्रीमियम वहाँ पर दिख रहा है। लेकिन हाँ, फेड बैंक के लोगों को थोड़ी सी निराशा हुई होगी, हालांकि सुस्त लिस्टिंग के बाद हमने देखा निचले स्तरों से रिकवरी आ रही है, लेकिन बाजार में सुस्ती थोड़ी सी बनी हुई है। एक्सपायरी का दिन है, 39 अंक नीचे इस समय निफ्टी कामकाज करते हुए 20,056 का स्तर देखने को मिल रहा है। आज शाम को एग्जिट पोल के नतीजे आएंगे और मुझे लगता है कि अब इन नतीजों के बाद से बाजार अपनी दिशा जो है वो तय करेगा कि उसके जाना किस तरफ है। यहाँ से मजबूती रहेगी या गिरावट, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इन्हीं सब पहलुओं पर अगले 1 घंटे बातचीत होगी। और लिस्टिंग पर तो खास तौर से बातचीत करेंगे हमारे खास सेगमेंट वाह क्या आईपीओ है में, और उसमें आज हम बताएंगे कि क्या, अगर अभी तक आप बने हुए हैं इन शेयरों में, इन आईपीओज में, तो क्या आपको निकलना चाहिए या अभी बने रहना चाहिए। अभी अगर खरीदना हो तो किसमें खरीदारी के मौके बन रहे हैं। इन तमाम पहलुओं को लेकर के विस्तार पूर्वक 1:45 पर वाह क्या आईपीओ है सेगमेंट में हम बातचीत करेंगे। हमारा खास सेगमेंट बजिंग स्टॉक्स भी होगा, जिसमें जानेंगे खबरों वाले शेयरों में क्या रणनीति होनी चाहिए। और आखिरी में एक खास कंपनी, 1-2 कंपनियों पर हम चर्चा करते हैं, चुन के हमारे एक्सपर्ट बहुत रिसर्च करके कुछ एक कंपनियां तलाश करके लाते हैं जहां पर आपके आने वाले दिनों में आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो सबसे पहले रूबरू कराते हैं आज के अपने खास मेहमान को। हमारे साथ अरुण केजरीवाल जी जुड़ चुके हैं, बाजार विशेषज्ञ हैं और शेयर बाजार के साथ साथ आईपीओ बाजार पर भी सर की बहुत पैनी निगाह रहती है। और मुझे याद है जब जिस दिन आईपीओ ये सारे खुले थे और हमारी बातचीत हुई थी, तो मैंने पूछा था कि आपकी लिस्ट में क्या होगा, तो उन्होंने सबसे पहला नाम लिया था टाटा टेक्नोलॉजी, ऑलमोस्ट 2.5 गुना 3 गुने के आसपास का रिटर्न मिल रहा है। दूसरा नाम इरिडा, डबल हो गए। तीसरा नाम गंधर्व था, वहाँ पर भी काफ़ी शानदार रिटर्न देखने को मिला है। सबसे आखिरी में फेड बैंक रखा था और वहीं पर सुस्त लिस्टिंग देखने को मिली है। तो इस तरह का प्रेडिक्शन रहा है सर का। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। आईपीओ बाजार की बात 1:45 पे करेंगे, लेकिन बाजार पे आपकी राय जानना चाहेंगे। क्या नतीजों के जो अनुमान आज शाम को आएंगे उससे बाजार की दिशा कुछ हद तक स्पष्ट होगी, या आपको लगता है कि एक बार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाए उसके बाद बाजार अपनी दिशा तय करेगा? विपुल जी, पहले सभी आपके दर्शकों को नमस्कार। और मुझे लगता है कि बाजार ने कल अपना जो मूड है या जो बाजार के हिसाब से जो चुनाव के नतीजे आने हैं वो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है। आज जो नरमी देखने को मिल रही है, कल कुछ बहुत ज्यादा तेजी हो गई थी, उसको लेकर थोड़ी सी आपकी एक्सपायरी को लेकर है, लेकिन रुझान नतीजों का काफी साफ है कि बदलाव कोई बड़ा होने वाला नहीं है। हो सकता है एक स्टेट आएगा, एक स्टेट जाएगा, और जो सेंटर में जो सरकार है उसकी जो पोजीशन है स्टेट वाइज, उसमें कहीं पे भी कोई गिरावट या कमी नहीं होने वाली। बाजार को उसी की चिंता रहती है। तो मेरे ख्याल से आज शाम को जब चुनावी नतीजे नहीं बट आंकड़े, जो अनुमान और आंकड़े जो आएंगे, उसको लेकर बाजार में कल कुछ वापस पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। और रविवार को जब रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद सोमवार में बाजार शायद नई दिशा में एक वापस एक मोड़ लेने की संभावना है। ठीक, तो अब जो है सोमवार को बाजार एक नया मोड़ लेता हुआ दिखाई देगा। इस बीच कार्यक्रम शुरू होने से पहले से ही काफ़ी सारे दर्शकों ने अपने प्रश्न हमें भेज रखे हैं और शुरुआत करते हैं सुनील जी के साथ, उनके प्रश्न के साथ। सुनील अबाउट मेडिसिन के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। पेटीएम के ऊपर इनका सवाल है सर, 875 के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं और ये कह रहे हैं मेरा नज़रिया 3 साल का है, अभी मुझे क्या करना चाहिए। पेटीएम के शेयर पे अगर हम नज़र डालें तो दबाव देखने को मिला था कल अच्छा खासा, जब यहाँ पर हमने खबर देखी थी कि जो आई थी वॉरेन बफे की जो कंपनी है वो एग्जिट उसने लिया है पेटीएम से, और उसके बाद से एक अच्छा खासा दबाव पेटीएम के शेयर में देखने को मिला था। अभी क्या करना चाहिए सर पेटीएम के शेयर में? अभी अगर हम देखें 880 के आसपास चल रहा है, इनको 4-5 रुपये का मुनाफा हो रहा है, इन्होंने 875 पे लिए हुए हैं। देखिए, जहां तक पेटीएम का मॉडल है, बड़ा एक दिलचस्प
मॉडल है, पर कंपनी ने जो एक प्लेटफॉर्म बनाया है ये भारतवर्ष में एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मॉडल था। कंपनी के जो ट्रांजैक्शंस है, कंपनी के जो इसके अंदर में यूनिक आईडीज जो बन रही हैं, ये सब में लगातार ग्रोथ देखा जा रहा है। पहले जो कंपनी हर तिमाही में लॉसेस रिपोर्ट करती है, उसके अंदर में भी बदलाव आया है। जब इनका इनका नजरिया 3 वर्ष का है, तो ये निवेशित रहें और ये ध्यान में रखें कि जो ये झटके आते हैं जब ये इसके अंदर में जो पी इन्वेस्टर जब बेचता है, ये आते रहेंगे, क्योंकि इन्होंने जो निवेश किया है वो काफी निचले स्तर में है और वो हमेशा मुनाफा में बेचते हैं पेटीएम को। बिल्कुल। चलिए, इस बीच अनुज वर्मा जी का प्रश्न ले लेते हैं। अनुज जी कह रहे हैं, विपुल सर जी गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी, कैसे हैं आप? कह रहे हैं मैंने 2 महीने पहले गति के 100 शेयर लिए थे 155 के रेट पर। 6 महीने तक होल्ड कर सकते हैं और ऐड करें या होल्ड करें या फिर लॉस को बुक करके निकल जाएं? तो गति इन्होंने 155 पे लिए हैं, 136, 137 ये भाव अभी देखने को मिल रहा है। सुस्ती देखने को मिली है। 1 महीने में करीब 5% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। अगर पूरे साल की बात करें तो 16% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो गति में सर इस साल गति आ नहीं पाई है, नुकसान में है। कह रहे हैं कि और ऐड कर लें या फिर एक बार के लिए नुकसान बुक कर लें? विपुल जी, अगर आप ये शेयर का तकनीकी चार्ट देखें तो ये कुछ 185-90 के आसपास जाकर सितंबर के महीने से लगातार एक गिरावट के मोड में है। पिछले महीने भर से ये जिसे कहते हैं एक बॉटम बनाने की चेष्टा में है। अगर ये बॉटम बन जाता है और यहाँ से थोड़ी सी इसमें ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने को मिलता है, तो पहले तो एवरेजेस को इसे क्रॉस करना पड़ेगा और उसके बाद में अगर ये क्रॉस कर पाता है तो इसमें एक नई मूव आएगी। लेकिन हाँ, ये कहना सरल रहेगा कि इस भाव में अब यहां से नई गिरावट हो, ऐसा नहीं लगता। जैसे इनका 6 महीने का होल्डिंग का होराइजन है, ये निवेशित रहें। 6 महीने में आज के स्तर से बेहतर भाव इन्हें अवश्य मिलेंगे। जी, तो आज से बेहतर भाव आपको मिलेंगे, तो अभी के लिए फिलहाल आपको होल्ड करने की ही सलाह यहाँ पर दी जा रही है। अब एक अगला प्रश्न जो आया है वो आया है तिरुपति टायर्स के ऊपर। तिरुपति टायर्स के ऊपर प्रश्न पूछा है अमित कुमार जी ने। कह रहे हैं कि लॉन्ग और शॉर्ट टर्म का व्यू अगर आप दे सकें तो ये जानना चाह रहे हैं। अभी अगर हम देखें तो करीब 2% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले 1 महीने में 8% टूटा है शेयर, 6 महीने में 40% टूटा है और पूरे साल में करीब 19% के आसपास की ही एक रैली देखने को मिली है। मुझे नहीं पता कि आप क्यों लेना चाह रहे हैं या ले चुके हैं। चलिए, आपको व्यू हम दिला देते हैं, लेकिन जिस तरह के शेयरों में जहाँ पे अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगते रहते हैं तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रहे तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन बाकी राय जो है वो मुझे लगता है अरुण जी ज़्यादा बेहतर देंगे। अरुण सर, आपकी क्या राय रहेगी? तिरुपति टायर शेयरों में अच्छा रनअप भी देखने को मिला, बहुत सारी कंपनियों ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। इन्होंने तिरुपति टायर के बारे में जानना चाह रहे हैं, आपकी क्या सलाह रहेगी? विपुल जी, आपने एक बहुत अच्छा एक ओपिनियन दिया है शेयर पर। अपर सर्किट और लोअर सर्किट जिस शेयर में लगता है वो काफी डेंजरस शेयर है, खतरे से खाली नहीं है और निवेशक को ऐसे शेयरों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये शेयर संकेत देते हैं कि ये एक मैनिपुलेटेड शेयर है, जिसके अंदर जिसके पास में इसकी बड़ी क्वांटिटी है वो इसका भाव ऊपर नीचे करता है और कंपनी फंडामेंटल पे नहीं चलती। अगर आप टायर शेयर में निवेशित रहना चाहते हैं तो फ्रंट रनिंग टायर स्टॉक में जाइए, जैसे कि सीएट टायर है, अपोलो टायर है, इसमें से आप किसी भी शेयर को ले सकते हैं। इस टाइप का अगर कहा जाए तो जिस स्टॉक में इंटरेस्टेड पार्टी मूवमेंट करती है उससे दूर रहना चाहिए। आप जितनी जल्द इसमें से निकल जाएंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। जी, तो ये आपके लिए सलाह है सर। अगर आपने एंट्री नहीं ली है तो मत लीजिएगा, ली हुई है तो जब भी मौका मिले आप निकल जाइए, वरना फिर कई बार ऐसा होता है कि निकलने का लोगों को मौका भी नहीं मिलता है। अमित कुमार जी का प्रश्न हमने ले लिया। अब मयंक कुमार खंडेलवाल जी का प्रश्न ले लेते हैं और बीएचईएल के शेयर के ऊपर इनका प्रश्न है। हालांकि आज बीएचईएल पे खबर भी है तो बजिंग स्टॉक्स में भी इसको हम डिस्कस करेंगे। कंपनी के 200 शेयर इन्होंने ले रखे हैं बीएचईएल के, 137 रुपये पे इन्होंने लिया हुआ है।
अभी 172 चल रहा है, तो अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर इनको मिल रहा है। 4-5% की तेज़ी है खबर के चलते। खबर आपको बजिंग स्टॉक्स जब हम डिस्कस करेंगे तब आपको बताएंगे। लेकिन क्या मूव देखने को मिला है BHEL के अंदर, एक महीने में 43% के आसपास की रैली, 6 महीने में शेयर डबल से ज़्यादा हो चुका है, 110-111% का रिटर्न। अभी क्या करना चाहिए सर? लगातार खबरें हैं, रफ्तार है शेयर में, आपकी क्या राय रहेगी? विपुल जी, मेरे ख्याल से एक सप्ताह भर पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट पेपर में पढ़ने को मिली थी, जहां पे ये कहा गया था कि जो कैपिटल गुड क्षेत्र है उनके पास जो ऑर्डर बुक है, रिकॉर्ड स्तर पर ऑर्डर बुक है, और वो अक्रॉस सेक्टर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये कॉर्पोरेट इंडिया पैसा खर्च कर रही है, एक्सपांशन कर रही है, कैपेसिटी लगा रही है, और BHEL इस क्षेत्र में एक लीडिंग कंपनी मानी जाती है, जो प्राइवेट सेक्टर को भी माल बेचती है, सरकारी कंपनियों को भी माल बेचती है, और टरबाइंस का इसका एक बहुत बड़ा धंधा है, जो काफी इंपॉर्टेंट क्षेत्र माना जाता है जब केपेक्स होता है। तो मेरे ख्याल से इनको निवेशित रहना चाहिए, और अगर ये एक सेफ्टी का हथियार यूज करना चाहते हैं अपने निवेश में, तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जिसकी मैंने कई बार पहले भी एक जिक्र किया है कि जितना शेयर बढ़ता है यहां से, उसका 2 तिमाही 2/3 पोर्शन को आप एक स्टॉप लॉस में ऐड कर दीजिए और उसको बढ़ाते रहिए, जिससे कि आप हर समय कुछ ना कुछ प्रॉफिट लॉकिंग करके चलते हैं, और शेयर घटता भी है तो आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट नहीं ले जाता। जी, तो ये रणनीति आपके लिए सही रहेगी। और श्याम सुंदर जी कह रहे हैं, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। श्याम सुंदर जी कह रहे हैं कि मुझे फेड बैंक फाइनेंशियल और गांधार ऑयल के एक एक सेट जो है, एक एक लॉट जो है अलॉट हुए हैं। अभी मुझे क्या करना चाहिए? सर आप कार्यक्रम में बने रहिए, 1:45 हमारा सेगमेंट वहाँ के IPO है में अरुण सर रहेंगे और आपको बताएंगे क्या अभी आपको होल्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो कार्यक्रम में आप बने रहिए। इस बीच थंडर बीस्ट के नाम से इन्होंने अपनी ID बनाई है यूट्यूब की, और ये टाटा पावर में कह रहे हैं कि क्या अभी खरीदारी की जा सकती है करंट लेवल पे। टाटा पावर हमने देखा कि अच्छा मूव देखने को मिला, कल खबर भी थी यहाँ पर, कल हमने बजिंग में भी इसको डिस्कस किया था, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती कल देखने को मिली थी। सर अभी क्या करना चाहिए टाटा पावर क्षेत्र को लेकर के? ओवरऑल आपका व्यू क्या है? और इस शेयर में हमने देखा एक अच्छी रफ्तार देखने को मिली, उसके बाद से थोड़ा करेक्शन भी आया, दोबारा एक बार रिकवरी के मूड में है, आपकी राय क्या रहेगी? विपुल जी, अगर आप तकनीकी चार्ट पर देखें तो ये एक डबल टॉप के पास पहुंच चुका है, और ब्रेकआउट के लगभग स्तर पर है। अगर इसमें एक ब्रेकआउट हो जाता है, जो बहुत दूर नहीं है, ₹1-2 की ही बात है, तो इसमें एक नई मूव देखने को मिल सकती है। मेरे ख्याल से अगर ये ऑलरेडी टाटा पावर में निवेशित हैं, इनको अपना निवेश जारी रखना चाहिए, और अगर ये निवेशित नहीं है और निवेश करना चाहते हैं, तो ब्रेकआउट होने पर, और वो भाव अगर नहीं टूटता उस दिन, तो वो ले सकते हैं। अवश्य ₹2-3 महंगा खरीदना पड़ेगा, बट श्योरिटी लेवल काफी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये ब्रेकआउट में एक 10-12% का अप मूव उसके बाद शेयर में तय हो जाता है। चलिए, इस बीच जो है अगले दर्शक के पास चलते हैं। लेकिन आज अरुण सर सवाल जो है काफ़ी ज़्यादा जो है आ रहे हैं इरिडा टाटा टेक्नोलॉजी को लेकर के, गांधार ऑयल को लेकर के। अंशुल प्रताप जी भी पूछ रहे हैं, इरिडा टाटा टेक्नोलॉजी का IPO अलॉट हुआ है, क्या करना चाहिए? और मैं इसको एक निवेश की तरह मान रहा हूँ, 5 साल होल्ड कर सकता हूँ। अंशुल जी कार्यक्रम में बने रहिए और आपके प्रश्न का भी उत्तर मिलेगा। तो 1:45 हमारे खास सेगमेंट में आप जुड़ना मत भूलिए। मुनेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि अरुण दद्दा से पूछिए कि माइनिंग कंपनीज के ऊपर अपनी राय दें। तो आप खरीदना चाह रहे हैं मुझे लगता है मुनेंद्र जी, और कह रहे हैं कि अरुण जी से माइनिंग कंपनीज के बारे में राय ले लीजिए। माइनिंग सेक्टर पे क्या व्यू है सर आपका, क्या नज़रिया रहेगा? विपुल जी, इसको 2 हिस्सों में बांट देते हैं। अगर देश में प्रगति होनी है, अगर उत्पादन बढ़ना है, अगर केपेक्स हो रहा है, तो माइनिंग जो एक नेचुरल रिसोर्स है, और जो इस प्रोडक्शन में शामिल होता है, जैसे कोयला लीजिए, लिग्नाइट लीजिए, आयरन ओर लीजिए, ये सब जो नेचुरल रिसोर्स हैं, इनकी खपत, इनका प्रोडक्शन, ये सब बढ़ेगा, तो माइनिंग कंपनीज को फायदा होगा। और क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्स है, ये एक लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है,
जब तक नई माइन डिस्कवर नहीं होते या नए रिजर्व्स नहीं डिस्कवर होते हैं, इनके ऊपर में दबाव रहता है, क्योंकि डिमांड हमेशा ज्यादा रहता है, सप्लाई कम रहती है। तो माइनिंग कंपनी, जब कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है या कंपनी में ग्रोथ देखने को मिलता है, ये हमेशा एक पॉजिटिव सेक्टर माना जाता है और इसमें निवेश में पैसे बनते हैं। जी, चलिए, इस बीच राघवेंद्र सिंह जी का प्रश्न आया है और ये कह रहे हैं कि मदरसन सुमी का क्या फ्यूचर है, और इन्होंने ख़रीदा हुआ है। कितने शेयर लिए ये तो नहीं बताया इन्होंने, लेकिन इन्होंने ये बताया कि 91 रुपये की इनकी ख़रीद है। तो मदरसन सुमी पे अगर हम नज़र डालें तो करीब 91-92 के आसपास चल रहा है। तो 91 की इनकी खरीद है, तो इनकी खरीद के आसपास ही ये शेयर चल रहा है। अब इन्होंने अपना नज़रिया नहीं बताया है हमें अरुण जी कि ये कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं। ठीक रही है चाल, लेकिन बाकी इस क्षेत्र के अंदर जिस तरह का मूवमेंट देखने को मिला है उसके मुकाबले वैसी चाल नहीं रही है संवर्धना मदरसन के अंदर। अभी आपकी क्या राय रहेगी, क्योंकि इनकी खरीद से 80-85 पैसे ऊपर ही कामकाज कर रहा है। विपुल जी, चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम के बाद में शेयर ने शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म एवरेजेस के ऊपर बहुत समय के बाद जो कहते हैं मुंडी ऊपर निकाली है। एक तरह से एवरेजेस को क्रॉस करके शेयर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। अगर ये रफ्तार 2-3 दिन 4 दिन बनी रहे तो ऐसा लगता है कि शेयर में एक शॉर्ट टर्म अच्छा खासा मूवमेंट आ सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर ये निवेश करना चाहते हैं, ये एक सही समय रहेगा मदरसन सुमी में निवेश करने का। चार्ट साथ दे रही है निवेश का। तो अभी बने रहिए सर आप, अभी जो है मजबूती देखने को मिल सकती है यहाँ पर। सुशील आनंद जी का प्रश्न ले लेते हैं, और सुशील जी का जो प्रश्न आया है वो आया है महिंद्रा लाइफ साइंस को लेकर के। और महिंद्रा लाइफ साइंस पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। अभी देखें 521-522 का भाव देखने को मिल रहा है, और इन्होंने ख़रीदा हुआ है 50 शेयर 574 रुपये पर इन्होंने ख़रीदा है। और कह रहे हैं क्या लंबी अवधि में मैं यहाँ पर एक हैंडसम रिटर्न की उम्मीद रख सकता हूँ क्या। 574 पे लिए हैं, 521-522 का भाव है, तो इनको अभी 50 रुपये पर शेयर के आसपास का नुकसान यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 6 महीने में करीब 15-16% का मूव देखने को मिला है, साल भर में 30-34% के आसपास का रिटर्न। लेकिन ये एक हैंडसम रिटर्न जो पाना चाह रहे हैं सर, मिल सकता है इनको? 1 साल का नज़रिया है। विपुल जी, शायद ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है हैंडसम रिटर्न पाने के लिए, क्योंकि शेयर ने जो एक टॉप बनाया था सितंबर में, जब मार्केट ने लाइफ टाइम हाई किया था, तो उस समय 600 के आसपास था। तो सबसे बड़ी हर्डल ये 600-605 रुपए की रहेगी। जब तक शेयर उसको पार कर कर जिसे कहते हैं सुरक्षित नहीं बना लेता, इसमें हैंडसम रिटर्न बनने की मुश्किल आ सकती है। तो इनका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए कि ये जो प्रीवियस हाई बना था अभी सितंबर में, उसको क्रॉस करे, वहां पर उसके ऊपर ट्रेड करे, और उसके बाद ही इसमें मूवमेंट आ सकता है। और जब तक ये पार नहीं होता है, हैंडसम रिटर्न नहीं बन सकता। ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई। इस बीच जो है मोहित यादव जी का प्रश्न आया हुआ है। एक तो इरिडा के ऊपर है, तो इरिडा पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं चाहे तो, क्योंकि कल की लिस्टिंग है। कह रहे हैं कि क्या लॉन्ग टर्म व्यू क्या है, या फिर उसको आईपीओ सेगमेंट में ही रखते हैं। हजूर मल्टी प्रोजेक्ट के ऊपर सर इनका प्रश्न है। ये अभी अगर हम देखें 5% ऊपर है। HAZOOR मल्टी प्रोजेक्ट्स के नाम से कंपनी है। अब किस भाव पे इन्होंने लिए ये तो मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन अभी जो है 192-193 के आसपास से शेयर चलता हुआ। लेकिन क्या रैली रही है सर यहाँ पर, एक महीने के अंदर 62% का रिटर्न जो है हजूर मल्टी प्रोजेक्ट में देखने को मिला है। पिछले 6 महीने में करीब 32% के आसपास का रिटर्न रहा है, और इस साल में करीब 150% का रिटर्न। तो शानदार मूव यहाँ पर रहा है। अब आप बताइए सर, क्या करना चाहिए इनको? ये अगर इन्होंने ख़रीदे हुए हैं तब तो इनको निश्चित रूप से अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा होगा। अभी 5-6 दिन पहले ही कंपनी को करीब 1100-1200 का करोड़ का जो है वो ऑर्डर भी देखने को मिला है, और FIs ने काफ़ी हिस्सा इसमें बढ़ाया है हाल फिलहाल में, और 7400% का आसपास का रिटर्न जो है यहाँ पर आता हुआ FIs को मिलता हुआ दिखाई दिया है। आपकी क्या सलाह रहेगी सर? सर विपुल जी, ये कंपनी को मैं ट्रैक नहीं करता, बट इसका जो प्रदर्शन है, जो चार्ट है, वो दोनों पॉजिटिव इंडिकेट कर रहे हैं। अगर ये निवेशित है शेयर में, मुनाफा अच्छा आ रहा है, निवेशित रहिए। अगर निवेश करना चाहते हैं, कोई करेक्शन आए शेयर में, तब निवेश कीजिए। चढ़ते हुए इस टाइप के बाजार में आप चढ़ते हो
तो कई बार आप जैसे जो कहते हैं कि मूवमेंट के टॉप के आसपास फंस जाते हो। तो निवेश करने के लिए रुकना चाहिए, निवेशित है तो निवेश को जारी रखना चाहिए। तो अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो रुकिए, खरीदे हुए हैं तो आप होल्ड कर सकते हैं, देखते रहिए कहाँ पे आपको एग्जिट करना है। ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई। और इस बीच पुनीत पटेल जी का प्रश्न है, हाल की लिस्टिंग है आस्क ऑटोमोटिव के ऊपर इनका प्रश्न है। 40 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 310 के भाव पर, और इस पर भी हमने आपसे चर्चा की थी जब ये आईपीओ आया था सर। अभी 310 पे इन्होंने लिए, 291 का भाव है, तो इनको करीब 20 रुपये पर शेयर के आसपास का नुकसान यहाँ पर हो रहा है। अभी क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए सर आस्क ऑटोमोटिव में? क्या होल्ड करें अभी या एक बार के लिए नुकसान बुक करना चाहिए? मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए। कंपनी के जो नतीजे सितंबर के हैं वो हाल ही में अनाउंस होने चाहिए। अच्छे नतीजे आने चाहिए कंपनी के। कंपनी जिस क्षेत्र में काम करती है, इसका सबसे बड़ा ब्रेड एंड बटर जो प्रोडक्ट है वो ब्रेक और ब्रेक लाइनर है। टू व्हीलर फोर व्हीलर के लिए ये धंधा करती है। और जो 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 वो आंकड़ा जो है ब्रेक पैड और ब्रेक लाइनिंग बनाने का, वो सुनकर आदमी हैरान हो जाता है, क्योंकि ये कुछ 5 करोड़ पीसेस पर मंथ बनाते हैं ये प्रोडक्ट का। और ये प्रोडक्ट की कीमत 50 से 100 रुपए के अंदर अंदर होती है। बड़ा प्रोडक्ट है कंपनी के लिए। और जैसे आप जानते हैं ब्रेक का काम इमरजेंसी में होता है, ब्रेक लगाकर जो एक्सीडेंट हो जाए उसे रोकने के लिए। तो हर बार आपको 100% एक्यूरेट होना चाहिए कि ब्रेक लगना चाहिए। तो कंपनी काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनाती है, तो मेरे ख्याल से निवेशित रहना चाहिए। 20 रुपए 6-7% कोई बहुत ज्यादा नहीं है। शेयर अब ऐसा लग रहा है 290-95 के बीच में एक बेस बना रहा है। निवेशित रहिए, कुछ समय हो सकता है 1-1.5 महीना लगे, ये वापस 310 के आसपास शेयर आ जाना चाहिए और उसके ऊपर भी नए हाईज बनाने चाहिए। जी, तो बने रहिए सर, आपके लिए यही सलाह है। और आने वाले दिन में आपको रिटर्न भी यहाँ पर अच्छे देखने को मिलेंगे, लेकिन धैर्य के साथ बने रहिए। इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, रजनीश पाल जी। पाल साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। और सर कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए कैसे हैं? बढ़िया हैं सर। स्वास्थ्य वगैरह ठीक है आपका? जी जी जी। चलिए बढ़िया, बताइए क्या प्रश्न है आज के लिए? सर इंडिया सीमेंट पे 239 के भाव पे सर 50 शेयर हैं। इंडिया सीमेंट करना चाहिए 239 के भाव पर? जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। और नजरिया क्या है आपका, कितने समय तक का है? 3 माह तक सर। 3 महीने रुक सकते हैं। अच्छी बात है कि आप अच्छे का अभी प्रॉफिट में हैं आप। और इसको आज हम बजिंग स्टॉक्स में भी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर एक टेक्निकल ब्रेकआउट की स्थिति देखने को मिल रही है। और शेयर जो है अपने 50, 100, 200 तमाम डेमा के ऊपर जो है कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। 8% से ज़्यादा की मजबूती है। 239 पे आपने खरीदे हैं, 252 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर आपसे जानना चाहेंगे अभी किस लेवल पे इनको एग्जिट करना चाहिए। हालांकि इन्होंने अपना एक टाइम फ्रेम तो 2-3 महीने का सोचा हुआ है, पर जब जिस रफ्तार से शेयर आगे बढ़ रहा है तो क्या कोई टारगेट फिक्स करना चाहिए इनको? विपुल जी, जैसे आपने अभी ही कहा, शेयर में एक टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है। आज एक्सपायरी का दिन है, एक शॉर्ट स्क्वीज भी लगा है। इसके जो कॉल हैं उनकी रेट में 1 रुपए 2 रुपए वाला कॉल बढ़कर 20-22 रुपया हो गया है। तो ऐसा लगता है कि आज के लिए कुछ मूवमेंट इसमें और बाकी है। शेयर मजबूती दिखा रहा है, ब्रेकआउट हुआ है, तो निवेशित रहिए। और कहीं ना कहीं जहां पर आपका एक टारगेट अगर आप सेट करते हो वो भाव आ जाता है तो निकल जाइए, या जैसे मैंने शो के शुरुआत में कहा, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर चलिए। क्योंकि ऐसे जब तकनीकी कारणों से शेयर में एक शार्प मूवमेंट आता है तो उसमें करेक्शन या रिट्रेसमेंट भी देखने को मिलता है। तो ऐसा ना हो कि आपने मुनाफा पेपर पे देखा और फिर वो गायब हो गया। जी, तो ये फिलहाल राय आपके लिए है कि मतलब एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ कामकाज करिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इस बीच चलते हैं अगले दर्शक का प्रश्न है, लेकिन इरडा और टाटा टेक्नोलॉजी में काफ़ी सारे प्रश्न आ रहे हैं। तो जो दर्शक अभी जुड़े हैं एक बार फिर से बता दें कि थोड़ी देर में आपके तमाम प्रश्नों के उत्तर आईपीओ बाजार से जुड़े हुए हम देंगे 1:45 पर। तो आप कार्यक्रम में बने रहिए। स्वप्ना रेड्डी जी का सवाल ले लेते हैं। स्वप्ना जी कह रही हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं
और इनके पास 800 शेयर हैं, 99 रुपये के भाव पर इन्होंने लिए हैं और कह रही हैं कि इसमें कंटिन्यू फॉल हो रही है, प्लीज़ सजेस्ट एवरेज यहाँ पर करना चाहिए और स्टॉप लॉस का क्या रखा जाए। 6 महीने से 1 साल का नज़रिया इन्होंने रखा हुआ है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक आज भी 2% नीचे कामकाज करते हुए इन्होंने 99 पे लिया है, अब 91 का भाव है, यानी 8 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है। जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक थे या इवन बैंक को कहा जाए सर, काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं, लेकिन आरबीआई की जब से टिप्पणियाँ आई हैं और ख़ास तौर से कंज्यूमर लोन को लेकर के और एनबीएफसी को लेकर के जो लोन दे रहे हैं उसको लेकर के जो उनकी तरफ से जो बातें कही गई, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि सब में गिरावट है। जितने एनबीएफसी थे, बैंक्स थे और स्मॉल फाइनेंस बैंक तो खास तौर से हम देख रहे हैं कि दबाव झेल रहे हैं उस आरबीआई के स्टेटमेंट के बाद से। आज भी 2% नीचे है, 90-91 के आसपास आ चुका है। अभी क्या करना चाहिए सर? दबाव में है, ये नुकसान में है, करें एवरेज करें या फिर क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए इनको? विपुल जी, अगर आप इसका तकनीकी चार्ट देखें तो उसके अंदर में एक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एवरेजेस को तोड़ते हुए शेयर दिख रहा है, जो एक शॉर्ट टर्म नेगेटिव होता है। हो सकता है इसे 10-15 दिन, 20 दिन और लगे कुछ नीचे जाकर निचले स्तरों पे सपोर्ट गैदर करने के लिए। ये शेयर का सही समय चलने का आएगा जब ये दिसंबर के रिजल्ट्स देगा। उस समय जो आरबीआई के जो मेजर्स आए हैं उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा कि बैंक के ऊपर में दबाव पड़ा है या कोई असर नहीं हुआ है। तो इनके पास 2 उपाय हैं। एक, फिलहाल निकल जाए शेयर से, कुछ लॉस बुक करें और नीचे जब ये शेयर जाता है 7-8-9 रुपए और, तब ये वापस इसमें निवेश कर सकते हैं। या जब तक ये नीचे नहीं जाता ये एवरेज नहीं करे और 7-8 रुपए नीचे कुछ एवरेज करके फिर जब शेयर चलता है तो ये मुनाफे में आ सकते हैं। तो ये 2-3 स्ट्रेटजी आपके लिए स्वप्ना जी बताई गई है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको फॉलो करेंगे। योगी जी कह रहे हैं, विपुल जी, अरुण जी और मनी9 की पूरी टीम को मेरी राम राम। राम राम योगी जी, कैसे हैं आप? हर रोज़ की तरह आपने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही कार्यक्रम में बने रहिए। अर्जुन ठाकुर जी NIACL के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आज जो इसने 250 का लेवल हिट किया है, क्या यहाँ पर रिवर्स डाउन ट्रेंड कब देखने को मिलेगा? और उन्होंने कहा कि कल क्या ये गिरेगा शेयर? तो अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहना क्या चाह रहे हैं। ये जानना चाह रहे हैं कि वापस जो है ये गिरावट कब आएगी? न्यू इंडिया इंश्योरेंस पूरे बीमा में सर हमने देखा कि मतलब एक तरीके से आग लगी हुई है। GIC हो, न्यू इंडिया इंश्योरेंस तो मतलब शानदार लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 1 महीने के अंदर 80% की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। सर आपके पास कोई खबर है आखिर में ऐसा हुआ क्या कि बीमा के अंदर लेकर के इतनी ज़्यादा रफ्तार जो बनी हुई है? 6 महीने में शेयर डबल से ज़्यादा हो गया है, अब 250 के आसपास पहुंच चुका है। अभी क्या करना चाहिए सर? विपुल जी, 2-3 फंडामेंटल चेंजेस आ रहे हैं जी। एक, कोविड के बाद लोगों को ये समझ में आया कि कुछ हेल्थ इंश्योरेंस हर आदमी के पास में होना जरूरी है। पहले जो इंश्योरेंस की चिंता होती थी वो सिर्फ दो बीमारियों को लेकर होती थी। एक हार्ट को लेकर कि हार्ट अटैक हो जाए तो मेरे पास कुछ पैसे होने चाहिए, और एक कैंसर से लड़ने के लिए मेरे पास कुछ पॉलिसी होनी चाहिए। अब अवेयरनेस बढ़ रही है क्योंकि कोविड में सब लोगों को एक तरह से हिला दिया था। तो हेल्थ इंश्योरेंस की अवेयरनेस बढ़ने से जो नंबर ऑफ पॉलिसीज ली जा रही है, जो अमाउंट ऑफ पॉलिसीज ली जा रही है, आदमी अपने आप पे जो इंश्योरेंस की लिमिट तय करता है, ये सब बढ़ रही है। ये सब इंश्योरेंस कंपनीज के लिए अच्छी है। जनरल इंश्योरेंस भी अगर आप देखें, ये हेल्थ इंश्योरेंस ही एक प्रोडक्ट नहीं है इनके लिए। सब चीज की अवेयरनेस बढ़ती जा रही है और जैसे आपने देखा है कि देश में प्रगति हो रही है, जीडीपी बढ़ रहा है। बढ़ते हुए जीडीपी में इंश्योरेंस कंपनीज और उनकी अवेयरनेस बढ़ने से इनका सबका प्रदर्शन अच्छा है। दूसरा, अगर आप देखें तो सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उनमें प्राय पिछले 12 महीने से एक खुशहाली का माहौल है और सभी क्षेत्र की कंपनियों में एक धीरे धीरे वृद्धि अवश्य देखने को मिल रही है। तो मेरे ख्याल से यही सब कारण हो सकते हैं कि न्यू इंडिया और इंश्योरेंस क्षेत्र में इतनी बड़ी तेजी देखने को मिली है।
जी, ये जानना ही चाह रहे थे कि क्या कल से इसमें गिरावट आएगी, थोड़ा ये चाह रहे थे कि मुझे नहीं पता ये गिरावट शॉर्ट करने के लिए पूछ रहे हैं या फिर गिरावट में खरीदारी करने के लिए पूछ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि इसमें गिरावट आनी कब से शुरू होगी, तो अभी आप गिराना चाहते क्यों हैं सर? आप तो अरुण जी कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे आप इस पर? विपुल जी, आपको एक सजेशन दूंगा जी। कि किसी पंडित जी या योगी जी को भी शो पे बुला लीजिए, जो आपको ये बता दे कि बाजार में गिरावट कब आएगी या ये पर्टिकुलर शेयर में गिरावट कब आएगी। जी जी जी, चलिए एक और प्रश्न लेते हैं, उसके बाद जो है हम जरा बातचीत करते हैं बजिंग स्टॉक्स के बारे में। स्वप्ना रेड्डी जी कह रही हैं, थैंक यू विपुल जी, अरुण सर, बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्ना जी आपका सवाल पूछने के लिए और कार्यक्रम में बने रहने के लिए। राजेंद्र चंद्रा जी का सवाल है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के इन्होंने शेयर लिए हुए हैं 95 रुपये के भाव पर, और अब जानना चाह रहे हैं भविष्य इसका कैसा लग रहा है। तो अभी आईडीएफसी फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पूरे बैंकिंग में ही थोड़ा सा सुस्ती है, तो यहाँ भी सुस्ती है। आज करीब 4.5% के आसपास की गिरावट है, 85 रुपये के आसपास 84-60 का स्तर देखने को मिल रहा है। सर क्या सलाह रहेगी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के, अभी क्या रणनीति होनी चाहिए? जी जी, मेरे ख्याल से आईडीएफसी की जो दोनों अलग अलग शाखाएं हैं उनका मर्जर जो होना है वो हाल ही में उसकी डेट्स अनाउंस हो जाएगी और वो एक हो जाएगी, आईडीएफसी फर्स्ट और आईडीएफसी बैंक जो है। तो मेरे ख्याल से बने रहिए, जो रेशो है वो ऑलरेडी अनाउंस्ड है, कोई नई चीज नहीं है उसमें। तो उसके बाद में बैंक का जो विलय होगा उसके बाद जो इसका प्रदर्शन है उसमें अच्छा खासी बेनिफिट मिलेगी कंपनी को। तो थोड़ी सी गिरावट अवश्य है, बट निवेशित रहिए। और इतना बड़ा इम्पैक्ट ये जो कंज्यूमर लोन का जो बदलाव किया है आरबीआई ने, उससे कोई इस कंपनी पे नहीं आएगा।